देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में लोहिया पार्क पहुंचे अखिलेश ने पार्क में लगी डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम को सरविंद बता डाला। दरअसल बुधवार को अखिलेश ने जेपीएनआईसी का गेट कूदने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था और सपा को गुंडई पसंद है करने वाली पार्टी भी बता डाली थी। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इसी बयान पर आज राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर अखिलेश खासा नाराज दिखे और ब्रजेश पाठक को सर्वेंट तक बता डाला है। तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एलडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या? जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, जो कुछ भी कल हुआ जेपीएनआईसी में, उसके बाद सभी ने देखा, लगातार अब वार पलटवार का दौर जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से कल जेपीएनआईसी पहुंचे थे, वहां पे लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, उनको उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, उनको गेट फांद कर उस पार जाना पड़ा, माल्यार्पण किया, प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी और जिस तरीके से ये सभी वहाँ पे जो ड्रामेटिक सीन क्रिएट हुए, राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की अखिलेश यादव की आवाज को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फिसड्डी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहली प्रतिक्रिया सामने आती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने जो किया है वो दिखाता है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र कैसा है। समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है। तमाम ऐसे बड़े बात की जाए तो आरोप लगाए, जिसके बाद आज राम मनोहर लोहिया की जयंती पर जब अखिलेश यादव पहुंचे थे तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम पर साफ तौर पर कहा कि वो सर्वेंट डिप्टी सीएम है। तो इस प्रकार का कटाक्ष जो है वो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच पहले भी हो चुका है। जब केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि ये दोनों 100 विधायक लेकर चले आए, मैं इनको मुख्यमंत्री बना दूंगा, इस तरीके की बात की जाए तो कटाक्ष पहले भी हो चुके हैं। सदन में हम कई बार देख चुके हैं केशव मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव, और इस बार जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वर्सेस अखिलेश यादव देखा गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सर्वेंट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कहा, तो ब्रजेश पाठक की भी जो है प्रतिक्रिया साबित भारतीय का सामने आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बयान पे कहा कि अखिलेश यादव राजघराने से आते हैं, इसलिए उनका ये कहना वाजिब है, जबकि मैं जनता का सेवक हूँ। तो डिप्टी सीएम जिस तरीके से आरोपों का जवाब दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता ने मुझे चुनकर यहां भेजा है और मैं आज भी जनता की सेवा करता हूं। तो उस हिसाब से अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा कि वो सर्वेंट डिप्टी सीएम है, और उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। और कटाक्ष करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राजघराने से आते हैं, वो जनता की सेवा का भावार्थ नहीं समझेंगे।
जी, देखिए अखिलेश यादव पर एफआईआर की बात कही जा रही है। क्या लगता है विवेक, अब इस पर सियासत रुकेगी या और बढ़ती ही जाएगी? देखिए, अगर बात की जाए, अगर प्रशासन ने अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज कराई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको हल्के में नहीं लेगी और समाजवादी पार्टी एक अलग तरीके से किस तरीके से कल जब प्रशासन से झड़प हुई तो समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए, महिला कार्यकर्ता भी घायल, लेकिन उन्होंने अपने नेता का साथ नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर अखिलेश यादव पर एफआईआर होती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के समाजवादी पार्टी उसके कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी निकल के पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रही है कि प्रशासन इस बात को लेकर अखिलेश यादव के ऊपर जो एफआईआर कर सकता है। जी, देखिए जिस तरीके से कल जेपीएनआईसी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर डिम्पल यादव ने भी सरकार पर तंज कसा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव ही नहीं, शिवपाल नेता है, चाहे वो रविदास मल्होत्रा हो और चाहे वो नरेश उत्तम पटेल, साफ तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, किसी भी महापुरुष से इनको कोई मतलब नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के नेता किसी महापुरुष की जयंती पर पुष्प चढ़ाने जाते हैं तो उनको रोका जाता है जबरन। और इस तरीके से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो पिछले कई सालों से देश की जनता से झूठ बोल रही है और प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है, और आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो जनता इनको जवाब देगी। तो ऐसे तमाम बयान समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा सामने आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। यूपी में दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जहां दलितों में जनाधार बढ़ाने के 17 अक्टूबर से भाजपा दलित सम्मेलन करेगी। दलित सम्मेलन की शुरुआत हापुड़ जिले से होगी, जबकि बीजेपी का आखिरी दलित सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर में होगा। इसके अलावा अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर में भी सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी शिरकत करेंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी के साथ नई रणनीति भी बनाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही महादलित सम्मेलन करने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। तो अक्टूबर से ये दलित सम्मेलन की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दलितों से लोगों का लगाव बढ़ता ही जा रहा है। अब लोग दलितों पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दलितों को लोग अपना एक आधार बनाते जा रहे हैं। फिर अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भीम सम्मेलन कराया जाएगा। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर दलित का लगाव तो नहीं, पर यहाँ पर दलितों को लेकर जिस तरह से रणनीति बन रही है वो है काबिल तारीफ हो। इस रणनीति में सभी पार्टियाँ अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। दलित प्रेम एकदम से नजर जो आ रहा है उसके पीछे भी एक कहानी ये है कि इस बार का वोट % सबसे ज़्यादा है और इसके चलते अब यहाँ पर सभी को दलित ओबीसी याद आ रहा है। जहाँ पर इस तरह कांग्रेस दलित गौरव संवाद यात्रा निकालने की तैयारी कर चुकी है, नॉर्थ में शुरुआत हो चुकी है और ये प्रोग्राम 26 नवंबर चलेगा। तो वहीं बीजेपी भी यहाँ पर ओबीसी महाकुंभ भी कराने वाली है और दलित की यहाँ के सम्मेलन कराने की बात भी कही जा रही है। 17 अक्टूबर शुरू होगा, पश्चिम के हापुड़ से शुरुआत होगी, उसके बाद तमाम के कार्यक्रम होंगे, प्रयागराज, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ की जगह कार्यक्रम होंगे और आखिरी में जिसका जो आखिरी दलित सम्मेलन रहेगा वो रमाबाई अंबेडकर मैदान में रहेगा। और उम्मीद कर सकती है कि शायद ये कार्यक्रम आगामी नवंबर में रहे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर नंदिनी, यहाँ पर दलित जो वर्ग को सम्मेलन कराने की बात कही जा रही है, इसको केवल बीजेपी नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी दलित वर्ग को अपने पाले करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और कई दलित गौरव सम्मान हो रहा है, तो यहाँ पर दलित सम्मेलन कराए जा रहे हैं। जी, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दलित सम्मेलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और कब तक इसकी शुरुआत हो रही है?
देखिए अगर कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है। पहले भी इसके पहले कार्यक्रम हुए हैं और फिलहाल अगर हम बात करें तो अक्टूबर के माह से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। 25 सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी, तो ओबीसी के लिए कार्यक्रम हुए थे। इसके अलावा आपने देखा था आरएसएस की तमाम मीटिंगें हुई थी। इस दौरान भी ये कहा गया था दलित वर्ग को लेकर, ओबीसी वर्ग को लेकर हमको अभियान चलाना पड़ेगा और लगातार अभियान चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम दलित सम्मेलन की बात करें तो अक्टूबर शुरुआत होगी, यानी आज 12 अक्टूबर 5 दिन बाद इसकी शुरुआत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से शुरुआत होने वाली है और सम्मेलन उत्तर प्रदेश तमाम जिलों में होंगे। इसके अलावा इसका जो आखिरी सम्मेलन होगा वो यहाँ पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में होगा और तमाम बड़े नाम इसमें शामिल हुए। मैंने आपको पहले ही इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ओबीसी महाकुंभ की बात भी चल रही है कि यहाँ पर ओबीसी महाकुंभ भी होगा और ओबीसी महाकुंभ प्रयागराज में कराने की उम्मीद करी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस महाकुंभ में 5 लाख के लगभग दलित ओबीसी वर्ग के लोग जुड़ेंगे। और अगर हम रमाबाई अम्बेडकर मैदान की बात करें तो उसमें भी लगभग 2 लाख के लगभग भीड़ जुटाई जा सकती है। मुझे जी, क्या लगता है गौरव, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये दलित महासम्मेलन लाभ पहुंचाने वाला है? देखिए, बीजेपी लगातार सम्मेलन के माध्यम से चुनाव जीतती आ रही है और जो परिणाम बीजेपी पक्ष में आए वो स्पष्ट करते हैं कि सम्मेलनों का जो लाभ है वो बीजेपी को मिला है। 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, इन सभी चुनाव में बीजेपी ने सम्मेलन कराए थे और यहाँ पर लाभ बीजेपी को मिला था। अलग अलग वर्ग के सम्मेलन कराए थे, पसमानदा समाज के सम्मेलन कराए थे, उत्तर प्रदेश में जाति वर्ग विशेष है उनके सम्मेलन कराए थे। तो सम्मेलन का यहाँ पर लाभ बीजेपी को मिलता है। और फिलहाल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सम्मेलन का दौर शुरू हो चुका है। तमाम तरह के सम्मेलन यहाँ पर आयोजित कराए जाएंगे और आने वाले समय में नंदनी हमको और भी वर्गों के सम्मेलन देखने को मिलेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय लोक दल ने भी पश्चिमी वोटर को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक रथ यात्रा चलेगी। सहारनपुर से महासचिव त्रिलोक त्यागी शुरुआत करेंगे, जो सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद और अलीगढ़ समेत करीब 75 विधानसभा से निकलेगी। बता दें कि यात्रा के जरिए वेस्ट यूपी में किसान युवा वोटरों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, इसी के बीच आरएलडी ने भी अपनी कमर कस ली है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी अब पश्चिमी यूपी को साधने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है किसानों और नए वोटरों को जोड़ने की तैयारी बनाई जा रही है। जिस तरीके से लगातार अब 2024 चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो 21 नवंबर से संदेश यात्रा निकाला जाएगा। आरएलडी की तरफ से किसान और युवाओं को जोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब आरएलडी की संदेश यात्रा निकाली जाएगी। देखिए नंदिनी, अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोक दल की तो राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह की नाम पे जो है उनकी याद में एक संदेश रथ यात्रा निकाल रही है। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के नेतृत्व में सहारनपुर से ये यात्रा निकलेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रालोद का जो गठजोड़ है समाजवादी पार्टी के साथ साथ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक लोक जागरण रथ यात्रा निकाल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद अपनी मजबूत स्थिति को और भी पुख्ता करने के लिए चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और नए वोटर, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, इनसे जुड़ेगी और इनको जो है लेकर बात की जाए तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का प्रयास करेगी। 21 नवंबर से यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और 23 नवंबर को यात्रा दिल्ली में खत्म होगी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद अपनी स्थिति को और बेहतर कर रहा है और बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है चंद्रशेखर रावण, वो भी रालोद के साथ एक तरफ से गठबंधन में है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने रालोद का समर्थन किया, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किए, तो कहीं ना कहीं रालोद और आजाद समाज पार्टी का ये जो गठजोड़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ सीटों पर जहां जाटव बहुल्य वोट है वहां पे जो है वो इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर साथ ही साथ जिस तरीके से INDIA गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी, वो तीनों ही एक ही
गठबंधन के नीचे हैं INDIA के लिए, और तीनों ही जो पार्टियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रही हैं। जी देखिए, पश्चिम यूपी में RLD को मजबूत माना जाता है, जैसा कि आपने बताया कि INDI के लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें NDA की, तो कितना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है NDA को? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होने वाली है, क्योंकि अगर पिछले 2 चुनावों की बात देखी जाए, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, इन तीनों ही चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से बेहतर चीजें मिली हैं। अगर इस बार की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के बावजूद, विरोध के बावजूद 93 सीटें जो हैं वो वहां से निकालने में कामयाब रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस बार माहौल अलग है, इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़ते चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है। अब ये खतरा कितना बड़ा होता है ये चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को इसकी कमान सौंप दी है, और भूपेंद्र सिंह चौधरी इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को, नए राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए वो निकल चुके हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ नए दाव पैतरे लेकर आएगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अलग जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हुआ, सपा हुआ, रालोद हुआ, इनकी काट खोद सके। जी, जैसा कि आपने विवेक बताया कि पिछली बार जो NDA को कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में लाभ मिला है और बहुत सारी सीटें मिली भी वहाँ से, तो क्या लगता है INDI को कितना अभी और चुनौतीपूर्ण होने वाला है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है अभी? देखिए, अगर बात की जाए तो जब तक चुनावों का नतीजा नहीं आ जाता, तब तक हर किसी के लिए लड़ाई बड़ी कठिन होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो। बात की जाए जिस तरीके से INDI गठबंधन की, तो वहाँ पे सीटों के फॉर्मूले पे अगर बात की जाए तो कोई विशेष स्पष्टीकरण अभी तक नहीं बनता चला आ रहा है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में हम यह हैसियत रखते हैं कि कोई हमसे सीटें मांगेगा, न कि हम सीटें किसी से मांगेंगे। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल का कोई भी इलाका हो, उत्तर प्रदेश में अगर INDI गठबंधन के दूसरे साथियों को चुनाव लड़ना है बेहतर तरीके से, तो समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर समन्वय बना के चलना होगा और समाजवादी पार्टी से सीटों की मांग करनी होगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ये डिसाइड करेगी कि इनको वो सीटें दी जाए या न दी जाए। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने इरादे स्पष्ट करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मस्जिद को अपने साथ लेके आई है। दानिश अली से लगातार बातचीत चल रही है और बेहद जल्द ये भी दिख सकता है कि दानिश अली कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवरिया हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया जाने का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने इस हत्याकांड के 10 दिन बाद पुलिस और प्रशासन सहित सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देवेश ने यूपी सरकार के सामने नया चैलेंज खड़ा करते हुए प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर एक्शन के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल देवरिया जा चुका है। उस दिन देवरिया के फतेहपुर गांव में कर्फ्यू जैसे हालात थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मुख्यालय में रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद अखिलेश ने देवरिया दौरे का कार्यक्रम जारी किया है। देखिए, अभी कार्रवाई पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। आज इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के 10 दिन हो चुके हैं। आज के दिन से लेकर के यह घटना किसी प्रशासन के घर के साथ होता, प्रशासन चुप बैठती। अगर किसी और के साथ होता तो कोई चुप बैठता। आज तो 10 दिन उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर केवल हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो सकता है हम लोग ब्रह्मभोज करके हट जाए तो कार्रवाई दब जाए। हम इससे सहमत नहीं हैं।
और रह गई बात कि जो भी हमारे माँ बाप को, हमारे पूरा परिवार को नरसंहार कर दिया है, उसको फांसी की सज़ा मिले या नहीं तो इनकाउंटर हो, और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं उनको तो पहले उनकी मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। और जब तक इन लोगों का मकान सिर्फ प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता, तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूँगा। ब्रह्मभोज कब है आपका? 13 तारीख को है, इसी 13 तारीख को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को अखिलेश यादव देवरिया जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। घाट चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर लेहड़ा गांव है और अभेपुर गांव है, जहाँ घटना को अंजाम दिया गया था और 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आना तय माना जा रहा है। और बता दें कि ककरिया घाट चौराहा है, यही प्रशासन की पहली स्टेप है जहाँ प्रशासन लोगों की सुरक्षा करने में लगी है और हर आने जाने वालों की तलाशी भी ली जा रही है। इसके लिए हम प्रशासन मुस्तैद है। जी, देखिए, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक प्रेमचंद्र यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक वो लोग ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। जी, आपको बता दें कि आज एकादश है और मृतक सत्यप्रकाश दुबे का लड़का देवेश दुबे अपने गांव अभेपुर में पहुंचा हुआ है, जहां नारायण बलि का पाठ कराया जा रहा है, जो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पाठ कराया जाता है। और आपको बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे का लड़का देवेश दुबे का स्पष्ट बयान है, सबसे बड़ा बयान है कि अगर हत्यारों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलती है, उचित कार्रवाई नहीं होती तो मैं ब्रह्मभोज नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ी इस समय देवरिया की अपडेट है। और यहाँ कुछ पुलिस प्रशासन हर चप्पे पे मुस्तैद है। प्रशासन की व्यवस्था लगा दी गई है। जी, अगर रवि देखा जाए तो अभी गांव में स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, आपको बता दें गांव में कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन की वजह से शांति का माहौल भी देखा जा रहा है और गांव के लोग थोड़ा भयभीत भी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के आने से सफाइयों का हुजूम भी उमड़ सकता है। और यहाँ बता दें कि दोनों अखिलेश यादव दोनों परिवारों से मिलकर शोकाकुल व्यक्त करेंगे और परिवार को ढांढस बताएंगे। जी, देखिए, कहा जा रहा है कि 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से गया था मिलने के लिए, लेकिन क्या अभी भी, देखिए, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है, तो क्या अभी भी राजनीति से जुड़े लोग आ जा रहे हैं क्या वहां पर? जी, आपको बता दें कि सियासी रूप तो देवरिया में जाति समीकरण लेने के लिए हो रहा है और जातियां अनेकों जातियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया कर रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ अनेकों पार्टियां हैं जो रोटियां सेकने का काम कर रही है। यहाँ परिवार वालों के मिलने के बजाय टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता भी दिख रहा है देवरिया जनपद में। और यही बैरिया घाट चौराहा है, यही महज 2 किलोमीटर दूरी पर अभेपुर और लेहड़ा गाँव है, जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहाँ 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। जी, प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि देवरिया यहाँ फतेहपुर में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने सख्ती बरत रही है और धारा 144 से कोई व्यक्ति अगर यहाँ आने जाने हर व्यक्ति की राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है और किसी प्रकार की यहाँ अशांति व्यवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।